हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, हम जानते हैं कि यौगिकों में एक तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है और एक अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। यानी कि हम बात करें कि ये कोई परमाणु और ये उसमें सहसंयोजक बंध द्वारा दूसरा परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है। अब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है, जिसके कारण बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले आएंगे। तो इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इस पर आ गया आंशिक धनावेश। आंशिक ऋणावेश, इस पर आ गया आंशिक धनावेश। तो यानी कि इसमें क्या हो गया? दो ध्रुव उत्पन्न हो गए। अब ध्रुव उत्पन्न हो गए तो इसके कारण यहाँ पर इन ध्रुवों का जब मापन करते हैं तो वो करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा। तो द्विध्रुव आघूर्ण भी यहाँ पर हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब द्विध्रुव जैसे उत्पन्न होता है यानी कि चार्ज आ गया, चार्ज के कारण यहाँ पर द्विध्रुव के कारण क्या आ जाएगा? विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। हम ऐसे यौगिकों की बात कर रहे थे जिनमें क्या पाया जाता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। हम ऐसे यौगिकों की बात कर रहे थे, यानी कि एक अधिक विद्युत ऋणीय होगा परमाणु और एक कम विद्युत ऋणीय होता है। तो बंध की इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के पास चला जाता है, जिसके यहाँ पर ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। इन ध्रुव के कारण उत्पन्न होता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसमें क्या जाती है? विद्युत धारा। अब हम दूसरे परमाणु की बात करें। अब इस अणु में क्या दोनों परमाणु क्या है? समान विद्युत ऋणता वाला है। तो बंध के इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बंध कहलाएगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब अध्रुवीय सहसंयोजक बंध में कोई भी ध्रुव उत्पन्न नहीं हो रहा, क्यों? बंध की इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे, ठीक है, किसी भी परमाणु की तरफ। अब देखो, अब कोई भी ध्रुव उत्पन्न नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। अब नहीं होगा तो विद्युत धारा भी नहीं बहेगी, ठीक है। तो हम इस प्रकार के क्रिस्टलों की बात करेंगे जिनमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध वाले परमाणु आपस में उपस्थित होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। तो इनमें क्या करते हैं? हम ताप देते हैं या दाब देते हैं, ठीक है। जैसे ताप या दाब इन पर लगाते हैं, इन क्रिस्टलों पर, तो ये परमाणु आयन अपने स्थान से परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें क्या आ जाती है? ध्रुवणता आ जाती है। और ध्रुवणता जैसे आती है तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब जैसे द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये विद्युत धारा, इस प्रकार की जो विद्युत धारा आ रही है वो कहलाता है परावैद्युत गुण, ठीक है। यानी कि जब विद्युत धारा कब उत्पन्न हो रही है? ताप और दाब देने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार के वैद्युतीय गुण को बोलते हैं परावैद्युत गुण, ठीक है। परावैद्युत गुण क्या होते हैं? जब अध्रुवीय सहसंयोजक बंध युक्त परमाणुओं के मध्य हम क्या लगाते हैं? ताप और दाब लगाते हैं, जिससे क्या होते हैं? परमाणु अपने क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं अपने स्थान से। तो उसमें क्या आ जाती है? ध्रुवणता आ जाती है। जैसे उनमें ध्रुवणता आती है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी उसमें उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? परावैद्युत, ठीक, धारा। और ये गुण क्या कहलाएगा? परावैद्युत गुण कहलाएगा। अभी हमने देखा कि परावैद्युत गुण या डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब देखते हैं हम परावैद्युत गुण में कौन कौन से वैद्युत गुण आते हैं। परावैद्युत गुण
निम्न प्रकार के होते हैं। देखो इसमें हम पहले गुण की बात करें, दाब वैद्युत की या पीएजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसकी बात करते हैं। हम एक क्रिस्टल लेते हैं, अचालक क्रिस्टल लेते हैं, और अचालक क्रिस्टल पे क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण कुल शून्य होता है, यानी कि नेट द्विध्रुव आघूर्ण या परिणाम द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया। इस समय इस पर कोई सा भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं हो रहा। अब देखो, जब इस पर हम दाब लगाते हैं, क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। जैसे हम दाब लगाते हैं तो दाब लगाने से क्या होते हैं, इनकी क्रिस्टल के जो आयन है या परमाणु है वो क्या हो जाते हैं, अपने स्थान से विचलित हो जाएंगे, और स्थान से विचलित होने से क्या हो जाएगा, इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, ध्रुवणता। अब जैसे ध्रुवणता आती है तो इनमें क्या आ जाएगी, विद्युतीय गुण भी आ जाता है, और जो ये विद्युतीय गुण कहलाएगा वो कहलाता दाब वैद्युत गुण। ठीक है, यानी यहाँ पर दाब वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये वाला उदाहरण लेड जर्कोनियम वाला ये उदाहरण है जिनमें पाया जाता है। ठीक है, तो दाब वैद्युतीय गुण क्या होता है कि जब हम किसी अचालक क्रिस्टल जिसका परिणामी या नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, उस पर हम दाब लगाते हैं तो आयनों में क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, उनमें ध्रुवणता। ध्रुवणता के कारण उसमें क्या आ जाती है, विद्युतीय गुण। यही विद्युतीय गुण क्या कहलाता है, दाब विद्युत कहलाता है। ठीक है, अब देखो हम इसका एक और दूसरा रूप देखें। जब दाब वैद्युतीय गुण दर्शाने वाला जब क्रिस्टल लेते हैं, दाब वैद्युत क्रिस्टल लेते हैं, और इस क्रिस्टल पर हम जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो क्या होता है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण जो ध्रुव उत्पन्न हुए थे उनकी दिशा बदल जाती है। ध्रुव की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, और विपरीत दिशा में धारा बहने लग जाती है। यानी जब प्रारंभ में धारा अगर ऐसी दिशा में बहती है तो अब विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर अब इसमें धारा विपरीत बहने लग जाती है। इसको बोलते हैं फेरो वैद्युत गुण। ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक। ठीक है, लोहा विद्युत। और ये सब उदाहरण हम बात करें, बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड में पाया जाता है। ठीक है, हमने देखा दाब विद्युत में कि अचालक क्रिस्टल पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, दाब लगाने से विचलन आते हैं जिससे ध्रुवणता उत्पन्न होती है और उससे विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दाब विद्युत। कई बार क्या होता है, दाब विद्युत क्रिस्टल को हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ध्रुव थे वो अपनी दिशा बदल देते हैं, दिशा बदलते धारा की दिशा बदल जाती है। तो ठीक है, तब उसमें कौन सी धारा कहलाती है, लोहा वैद्युत या फेरो वैद्युत कहलाती है। ठीक है, ये तो ये एक गुण की बात। परावैद्युत गुण कौन सा हो गया, इसमें हम दाब वैद्युत गुण की चर्चा कर ली। डैश दूसरा गुण है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पायरो वैद्युत गुण। अब इसमें देखो क्या करते हैं, पहले वाले में तो क्या कर देते, दाब लगा रहे थे, अब इसमें क्या लगाएंगे, ताप लगाते हैं। ठीक है, कोई अचालक क्रिस्टल होता है, अचालक क्रिस्टल होता है, और इस क्रिस्टल पर हम अब क्या लगाते हैं, ताप लगाते हैं। ठीक है, जैसे ताप लगाते हैं तो इन क्रिस्टलों की आकृति बदल जाती है, यानी इसमें जो अवयव थे वो अपने अव्यवस्थित हो जाते हैं, स्थान बदल लेते हैं, जिसके कारण इसमें क्या आ जाती है, ध्रुवणता आ जाती है। ध्रुवणता आती है, इसमें क्या उत्पन्न हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये विद्युत धारा क्या कहलाती है, पायरो वैद्युत।
तो इसमें क्या हुआ कि ताप देने से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ताप जैसे दोगे तो उस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवणता आ जाती है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। पीएचओ में क्या हो रहा था, पीएचओ में क्या हो रहा था कि ताप देने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यहाँ ताप देने से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब देखो दोनों को एक हम त्रिभुज सिद्धांत की सहायता से समझ सकते हैं। ये आगे गतिज ऊर्जा, एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोनों पर अलग अलग ऊर्जा है। यह हो गई तापीय ऊर्जा और यह हो गई विद्युत ऊर्जा। हम समझ रहे हैं त्रिभुज सिद्धांत की सहायता से। त्रिभुज सिद्धांत की सहायता से हम पीएचओ इलेक्ट्रिक और पायरो इलेक्ट्रिक को समझते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, इस सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि तापीय ऊर्जा के कॉर्नर को ढक लेते हैं। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि दाब लगेगा या बल लगेगा, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगर हम इस कोने को ढकते हैं तो तापीय ऊर्जा के कारण क्या हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज सिद्धांत कार्य करता है। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि जैसे तापीय ऊर्जा के कॉर्नर को ढकते हैं तो गतिज ऊर्जा या बल के कारण या दाब के कारण क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाती है, दाब विद्युत। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगी, दाब विद्युत कहलाएगी। अगर हम गतिज ऊर्जा के कॉर्नर को ढकते हैं, ताप के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तब ये कहलाती है पायरो विद्युत। ठीक है, तो इस प्रकार से इस त्रिभुज सिद्धांत की सहायता से हम इन दोनों को समझा सकते हैं। ठीक है, इसकी उदाहरण की बात करें हम, गैलियम नाइट्राइड हो गया, ठीक है, सीजियम नाइट्रेट हो गया। अब देखो हम बात करें कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी की खोज कैसे हुई और ये ताप विद्युत से किस प्रकार भिन्न है, इन दो की और चर्चा करते हैं कि ये ताप विद्युत से किस प्रकार भिन्न है। अभी हमने बताया कि जब क्रिस्टल पर हम ताप लगाते हैं तो ताप लगाने से क्रिस्टल की संपूर्ण आकृति में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। संपूर्ण आकृति में परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, ध्रुवणता, और ध्रुवणता से क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा। ठीक है, ये पीएचओ सिद्धांत कहता है। मगर ताप विद्युत सिद्धांत में क्या होता है कि हम किसी चालक के सिरे को गर्म करते हैं। ठीक है, एक सिरे को गर्म कर रहे हैं और एक सिरा क्या है, ठंडा है। ठीक है, जैसे हम एक सिरे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा ठंडा होता है, तो यहाँ पर तापांतर उत्पन्न होता है और तापांतर उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर ध्रुवणता आ जाती है। ठीक है, इस ध्रुवणता से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो पायरो विद्युत और ताप विद्युत में क्या अंतर है कि पायरो विद्युत में ताप देने से संपूर्ण आकृति में परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और ताप विद्युत में क्या होता है, ताप देने से तापांतर उत्पन्न होता है, जिसके कारण ध्रुवणता आती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, हल्का सा अंतर रखते हैं। पायरो विद्युत खोज की चर्चा कर रहे थे हम, पायरो विद्युत खोज की चर्चा कर रहे थे। पायरो विद्युत खोज सर्वप्रथम ये 314 बीसी में थियोफास्टर के द्वारा खोजी गई और बताई गई। थियोफास्टर ने क्या बताया कि लिंगरिन क्या करता है, लकड़ी के बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, लकड़ी के बुरादे को अपनी तरफ ये आकर्षित करता है, तो ये आकर्षण गुण क्या कहलाता है, पायरो विद्युत कहलाता है। यह बताया कि 314 बीसी में थियोफास्टर ने क्या बताया कि लिंगरिन क्या करता है, लकड़ी के बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही प्रभाव क्या कहलाता है, पायरो विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करें कि 1707 ईस्वी में जॉर्ज स्मिथ आए और इन्होंने क्या बताया
कि जब हम किसी पत्थर के पास गर्म राख को लेके जाते हैं तो वो तो क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, मगर ठंडी राख आकर्षित नहीं होती। ठीक है, ठंडी राख आकर्षित नहीं होती। तो उसने इस प्रभाव को पुनः खोजा और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये प्रभाव क्या है, पायरोवैद्युत प्रभाव है। इसके बाद आते हैं 1747 में लिन्नेउस ने 1747 में लिन्नेउस आते हैं और इन्होंने क्या कहते हैं कि जो ये पत्थर होता है वो पत्थर क्या कहलाता है, वैद्युत पत्थर कहलाता है। जो ये प्रभाव दर्शाता है वो पत्थर क्या कहलाता है, वैद्युत पत्थर कहलाता है। ठीक है, 1747 ईस्वी में लिन्नेउस ने इस पत्थर का क्या नाम दिया, वैद्युत पत्थर नाम दे दिया। फिर आते हैं 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में आते हैं डेविड ब्रेविस्टर और इन्होंने क्या वर्तमान नाम दिया, पायरोवैद्युत नाम किसका देना है, डेविड ब्रेविस्टर का वर्तमान नाम दिया। ठीक है, जो क्या है, पायरोवैद्युत है। ठीक है, इस प्रकार से पायरोवैद्युत की कुछ खोजें इस प्रकार कि 314 BC में थियोफास्टर आए, उन्होंने लिग्रीन द्वारा लकड़ी के आकर्षण करने के प्रभाव क्या बताया, पायरोवैद्युत प्रभाव बताया। फिर 1707 ईस्वी में इन्होंने पुनः खोज करी इस गुण की और जॉर्ज स्मिथ ने क्या बताया कि गर्म राख को पत्थर आकर्षित करता है, ठंडी राख को आकर्षित नहीं करता। 1747 ईस्वी में लिन्नेउस आए, उन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रभाव दर्शाने वाला पत्थर है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, वैद्युत पत्थर कहलाता है। फिर 1824 ईस्वी में आए डेविड ब्रेविस्टर और इन्होंने वर्तमान नाम दिया क्या, पायरोवैद्युत। ठीक है, इस प्रकार से ये